नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में मिट्टी खोदने में धंसना गिरने से दादी पोते की मौत, पूरे गांव में मचा कोहराम। तेल टैंकर में छुपाकर लाई जा रही थी शराब, उत्पाद पुलिस ने किया खुलासा, भारी मात्रा में शराब बरामद। और बड़े शराब माफिया राहुल गिरफ्तार, फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने शराब के साथ दबोचा। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के बंदरा हाई स्कूल के पीछे मटखुनमा में सोमवार को मिट्टी खोदने के दौरान धंसना गिरने से उसमें दबकर बंदरा निवासी संजय पासवान की पत्नी नीतू देवी और उसके 7 साल के पोते मनोज पासवान के पुत्र दिलखुश कुमार की मौत हो गई। धंसना में दबने की सूचना पर पहुंचे परिजन और ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया। तब तक दोनों दम तोड़ चुके थे। दादी पोते की मौत से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार नीतू अपने पोते के साथ घर से कुछ दूर हाई स्कूल के पीछे से पर्व के लिए मिट्टी लाने गई थी। मिट्टी खोदने के दौरान धंसना गिर गया, जिसमें दोनों दब गए। सूचना पर काफी संख्या में घटनास्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। परिजनों की चित्कार से माहौल गमगीन बना रहा। इधर सीओ अंकुर राय और पियर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग शराब तस्करी करने वाले गिरोह के स्टाइल से हैरान है। फिल्म पुष्पा स्टाइल में ये लोग शराब की तस्करी कर रहे थे। उत्पाद विभाग ने आयल टैंकर को जब्त किया है। टैंकर बाहर से देखने में तेल ढोने वाला ही लग रहा था। उत्पाद विभाग की पुलिस ने जब अंदर जांच की तो उन्हें हैरानी हुई। अंदर भारी मात्रा में शराब भरी हुई थी। दरअसल उत्पाद पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब से भरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एक टैंकर आने वाली है। इस दौरान पुलिस ने मुजफ्फरपुर हाजीपुर मार्ग स्थित तुर्की इलाके से एक टैंकर पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा। लगभग 20 किलोमीटर तक खदेड़ कर उत्पाद की टीम ने टैंकर को पकड़ लिया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर कारोबारी और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार निकले। टैंकर की तलाशी लेने के बाद भारी मात्रा में बियर और महंगी ब्रांड के शराब बरामद की गई है। बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है। इस बीच शराब माफिया तरह तरह का हथकंडा अपनाकर शराब की बड़ी बड़ी खेप जो है वो मंगवाने में जुटे हैं। इसी क्रम में फिर से उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देख सकते हैं टैंकर से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का टैंकर है और इसमें आप देखने से लग रहा होगा कि पेट्रोल है, लेकिन जब इसमें जांच की गई तो इसमें भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। हालांकि शराब की काउंटिंग की जा रही है। इसमें बताया जाता है कि बियर और हेवी ब्रांड के जो शराब हैं वो इसमें पकड़ी गई। हालांकि कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कारोबारी की तलाश में उत्पाद विभाग की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। जो टैंकर के चालक है वो भी मौके से फरार हैं। बताया जाता है कि उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि टैंकर से जो भारी मात्रा में शराब है वो खेप लेकर जाई जा रही है। इसके बाद में टीम बनाकर गाड़ी का पीछा किया गया। करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर जो है खदेड़ कर इस गाड़ी को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जब तलाशी ली गई तो इसमें शराब बरामद की गई। और देख सकते हैं किस तरह से जो बियर है वो इसमें मिली हैं और हेवी ब्रांड के जो शराब हैं वो बरामद की गई हैं। ये जो है यहाँ डिलीवर करना था। फिलहाल जो उत्पाद पुलिस है ये पता लगाने में जुटी है कि ये खेप किसका है और कहाँ पहुँचाना था। क्या इनपुट थी सर?
गुप्त सूचना मिली थी कि एक टैंकर से शराब है भारी मात्रा में सो अनलोडिंग करने की सूचना के आलोक में छापेमारी किया गया, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टैंकर के साथ शराब को बरामदगी की गई है। कितना किलोमीटर तक पीछा किए होंगे? फॉलो किया गया है, रात का समय था, समझे, करीब लगता है कि 5-10 किलोमीटर के आसपास के रेंज में ये गाड़ी को इसको फॉलो किया गया, उसके बाद इसको पकड़ा गया है और ड्राइवर और चालक है सो मौके का अंधेरा का लाभ उठाकर फरार हो गया। तो यहाँ पता लगाया जा रहा है? हाँ, कारोबारियों को चिन्हित किया कर गिरफ्तार कार्रवाई की जा रही है। अंदर भी रखा गया था? हाँ, टैंकर के अंदर में है। कहाँ का नंबर है गाड़ी का? नागालैंड का है। नागालैंड का। तो इस बात के अधिकारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से पीछा करके इस माल को पकड़ा गया है। फिलहाल कारोबारी का जो है वो पता लगाया जा रहा है। उत्पाद के अधिकारी का कहना है कि जो भी कारोबारी इसमें इन्वॉल्व है उनको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेली न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के मोती झील पांडे गली का हिस्ट्री शीटर शराब माफिया राहुल को उत्पाद पुलिस ने ब्रांडेड शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। राहुल पर आधा दर्जन से ज़्यादा शराब के केसेस दर्ज हैं। वह पहले भी कई बार जेल जा चुका है। उत्पाद पुलिस महीनों से उसके पीछे लगी हुई थी। सोमवार की रात उत्पाद पुलिस खुद सिविल ड्रेस में ग्राहक बनकर शराब लेने के लिए राहुल के घर पहुंची और कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। इस दौरान राहुल शराब लेकर पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके साथ ही पुलिस ने एक खरीदार को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान राजा के रूप में हुई है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर राहुल के सिंडिकेट को खंगालने में जुटी है। मद्य निषेध नीति के सफल कार्य में लगातार छापेमारी चल रही है। इसी में कल रात में जो पुराने कारोबारी थे, जिनका हिस्ट्री शीट हम लोग मतलब कि अभियुक्त कर सकते हैं, पांडे गली से राहुल कुमार को दोबारा पकड़ा गया। इसका बहुत सारे तो निकटवर्ती जो थाना क्षेत्र है उसमें इस पर मुकदमा पहले से भी दर्ज है। कुल कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं? कल कुल अभियान में 14 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। जो राहुल है उसके पास से शराब वगैरह भी निकली? हाँ, उसके पास से शराब की बरामदगी, विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। पूर्व में भी इसके ऊपर कई मामले हैं। हाँ, एक उत्पाद विभाग एवं पुलिस थाना में इस पर बहुत सारे केस दर्ज हैं। आगे क्या करेगा? इसको न्यायिक अभिरक्षा तो जेल अगर शायद किया जाएगा। बिहार में स्मार्ट मीटर आम लोगों को चाहे जितना परेशान करता हो, लेकिन बिजली विभाग की बड़ी मदद कर रहा है। स्मार्ट मीटर अब बिजली विभाग को बिजली चोरी करने वालों का पता भी बताएगा। बिहार में 50 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं। इतनी संख्या में डेटा होने से यह आसानी से पता चल सकेगा कि किस इलाके में कितनी बिजली खपत हो रही है, एक ट्रांसफार्मर से कितने उपभोक्ता जुड़े हैं, उस ट्रांसफार्मर पर कितना लोड है और अभी उससे कितनी खपत हो रही है। इस आंकड़े के आधार पर यह आसानी से पता चल सकेगा कि किस इलाके में बिजली की चोरी हो रही है। इस संबंध में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आमिर। प्रीपेड स्मार्ट मीटर आम लोगों को चाहे जितना भी परेशान कर रहा हो, लेकिन बिजली विभाग को मदद पहुंचा रही है। मदद कैसे पहुंचा रही है ये जानने के लिए हम बिजली विभाग के अधिकारी के पास मौजूद है और हम ये भी बता दें कि बिजली जो अब चोरी करेंगे वो आसानी से पकड़े जाएंगे और स्मार्ट मीटर ही इंडिकेट कर बता देगी कि इस घर में चोरी हो रही है। बिजली विभाग के अधिकारी हैं, उनसे हम जानेंगे ये कैसे सर बता देगी कि मीटर चोरी की जा रही है, चोरी से लाइन जलाई जा रही है। देखिए, हमारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करता है। आप अपने मोबाइल पर सारे कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि कंजम्पशन पैटर्न क्या है। तो सेम हम लोग भी अपने सिस्टम पे इसके प्रत्येक घंटे का कंजम्पशन पैटर्न देख सकते हैं। यदि आपके यहाँ सुबह के समय में ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, रात के समय में कम कंजम्पशन हो रहा है, वैसे पैरामीटर्स जिस पैरामीटर या हमारा मैक्सिमम डिमांड रात में ज़्यादा एकाएक बढ़ जा रहा है, तो वो सारे रीजन्स हैं जिस पर कि हम लोग वर्कआउट करके पता लगा सकते हैं कि इस कंज्यूमर नंबर पे जो है हमारा हो सकता है कि कहीं ना कहीं से बाईपास सिस्टम से बिजली यूज की जा रही है। बाईपास के अलावा इसमें और कोई विकल्प नहीं है। आप यदि मीटर में बाईपास कर लेंगे सिस्टम, तभी आपका मीटर बाईपास हो सकता है। इसके अलावा इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर से, और छेड़छाड़ करेंगे तो एक अलर्ट बटन भी हमारे MDM पे शो करेगा, जो पता चल जाएगा कि आपने इस मीटर को छेड़छाड़ किया है। तो इस तरीके से हम लोग इस पर पूरी तरीके से बिजली चोरी पे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक कितना केसेस मुजफ्फरपुर में आ चुका है, कितने रेड हुई है? एक्चुअली मुजफ्फरपुर में 80% मीटर लग चुके हैं। तो जो भी हमारा रेड होता है वो
स्मार्ट प्रीपेड मीटर के ही ग्राउंड पे होता है और उसमें हम लोग यही पैटर्न देखते हैं कि जिनका पुराने जब पोस्टपेड मीटर था तो उनका कंजम्पशन कुछ और था और प्रीपेड मीटर लगने के बाद 0 यूनिट आ रहा है या बहुत लो कंजम्पशन आ रहा है, तो वैसे प्रेमाइस को हम लोग चेक करते हैं और वहाँ पर लगभग हम लोग को प्रत्येक घर में 75% हम लोग का स्ट्राइक रेट है कि वहाँ पर चोरी मिल जा रही है। इसके अलावा एक हम लोग का अभियान भी चला था जिसमें कि लोग डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो थे वो डीएस में अपना मीटर बुक कराते थे और एनडीएस चलाते थे। तो वैसे कंज्यूमर्स का जो है रात के समय में 0 कंजम्पशन उठता है, लेकिन वो डीएस है तो उनका रात में 0 नहीं होना चाहिए। और ये कंटिन्यूसली पैटर्न को हम लोग ने आइडेंटिफाई करके इस पे डीएस से सीएस एक बहुत बड़ा एक अभियान चला था यहाँ पर और लगभग हम लोग 100 ऐसे कंज्यूमर्स जो है हम लोगों ने उनका लोड को डीएस से एनडीएस किया था और उनका पेनाल्टी भी चार्ज किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है कि आप यदि कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं तो आप कमर्शियल टैरिफ में कनेक्शन लें। आप कैसे सर जान पाइएगा कि इसमें चोरी किया जा रहा है, इसको कैसे आपके पास? मीटर में जो भी आपका पैरामीटर्स ये जो मीटर जो भी बता रहा है वो सारा चीज़ हमारे मोबाइल में आपका ऐप है। तो आप मोबाइल में जैसे स्मार्ट मीटर आपका ऐप है तो आप ऐप के माध्यम से सारे कुछ देख रहे हैं। सेम हमारे ही हम लोग भी देखिए आपका हम आपको दिखाते हैं है जिसमें कि 315 रुपये का बैलेंस दे रहा है। तो इसमें आप अपना सारा जो भी व्यू माई एनर्जी कैलकुलेशन है, आप इसमें यूजेस भी देख सकते हैं कि कितना यूजेस है, मंथली है, डेली बेसिस पे आपका क्या कंजम्पशन पैटर्न हो रहा है। ये अभी आपका इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये इसको हम लोग सेम चीज़ जो आप यहाँ देख रहे हैं वही चीज़ हमारे सर्वर में भी हम लोग को अपडेटेड रहता है। वो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कितना इसमें कंजम्पशन हुआ है, कितना। देखिए इसमें कंजम्पशन पैटर्न आपका एनर्जी कैलकुलेशन दे रहा है। इसमें हमने 5 रुपये 34 315 रुपये का बैलेंस था और कंजम्पशन फिर 320 था। 5 रुपये का कंजम्पशन लगभग हमारा 5 रुपये 34 पैसे का कंजम्पशन पर डे के हिसाब से उठ रहा है। इस टाइम में जो है हमारा मीटर में कंजम्पशन नहीं उठ रहा था क्योंकि ये मेरा पटना वाले घर का है, तो हम यहाँ हैं तो वहाँ पर मेरा बंद रहेगा। अब तक कितना इस तरह का मामला है जो कि डायरेक्ट लोग लाइन मीटर रहने के बाद भी चला रहे हैं, कई लोग एसी भी चलाते हैं? जनरली जो भी चोरी पकड़ा रहा है वो इसी केस पे पकड़ा रहा है कि अभी गर्मी के टाइम में हम लोग ने वैसे केसेस को एसी चलाते हुए ही बहुत लोग पूरा एसी आपका बाईपास है और आपने केवल लाइटिंग लोड को लिया हुआ है। तो जब हम लोग वहाँ किसी प्रेमाइस पे जाते हैं और उनका कंजम्पशन देखते हैं कि भाई इनका तो यूनिट इतना ही उठा हुआ है लेकिन उनके यहाँ एसी लगा हुआ है, तो फिर उस पैटर्न पे हम लोग जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि एसी तो पूरा बाईपास सिस्टम पे है और मीटर ही से केवल कनेक्टेड लोड है। कार्रवाई क्या होती है? एफआईआर होता है, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होती है, उनके ऊपर पेनल्टी होता है और जब तक उनका वो एफआईआर अमाउंट जमा नहीं करेंगे तब तक उनको कनेक्शन नहीं मिलेगा। कनेक्शन नहीं मिलेगा। ये सिलसिला जो है लगातार जारी रहेगा और आगे भी रेट्स वगैरह हम लोग का रेड वीक भी चलता है, तो अभी रेड वीक चल भी रहा है। तो अभी जितने भी रेट्स हम लोग कर रहे हैं इसी पर कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर जो बाईपास करके यूज़ कर रहे हैं जिनका कंजम्पशन लो है इसी पे। बिजली विभाग के अधिकारी को आप सुन रहे थे, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से जो है बिजली चोरी को स्मार्ट मीटर के द्वारा रोका जाता है और पता लगाया जाता है। इन्होंने सारी बात को बताया। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। केंद्रीय राज्य मंत्री सह मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण चौधरी निषाद और भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार स्थानीय न्यायालय परिसर स्थित पुस्तकालय में जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों व स्थानीय अधिवक्ताओं से संवाद करने पहुंचे, जहां एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने उन्हें अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। मौके पर उपस्थित भाजपा जिलाध्यक्ष को महासचिव रवि प्रताप ने सम्मानित किया। वहीं एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मंत्री के समक्ष परिसर से संबंधित कुछ स्थानीय समस्याओं को रखा। अधिवक्ताओं से संवाद को पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने डीबीए मुजफ्फरपुर के अधिवक्ताओं का अभिवादन करते हुए कहा कि अभी से पहले चुनाव के पूर्व भी आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद के फलस्वरूप ही आज मैं आप सभी के समक्ष पहले आपका सांसद फिर केंद्रीय मंत्री बन खड़ा हूँ। आज आप सभी के बीच फिर से आने का मौका मिला है। ऐसे में आप सभी अधिवक्ताओं की ओर से इस स्नेह संवाद के माध्यम से यहाँ की जो भी स्थानीय समस्याओं को आप सभी ने रखा है, जैसे अधिक बिजली बिल से राहत को लेकर इलेक्ट्रिक सोलर पैनल, खराब पड़े पंखे के कारण 400 पंखे, परिसर का नवीनीकरण आदि, इन सभी को जल्द से जल्द मेरे द्वारा संबंधित लोगों से बात कर पूरा करने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा।
देखिए, आज चुनाव जीतने के बाद यहाँ एक सम्मान समारोह रखा गया था हमारे अधिवक्ता बंधुओं के द्वारा, और उसी सम्मान समारोह में आए थे। तो यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की तरफ इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है, और उसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका निराकरण हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ऐसी समस्याएं हैं जैसे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सोलर पैनल लगा करके उसको व्यवस्थित करें। तो पंखा का जो मांग है उसको भी हम लोग करेंगे, और भी बड़े पैमाने पर हम लोग कोर्ट परिसर को और व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। इसी संदर्भ में अब हम लोग का एक बैठक होगी, और प्रयास है कि मुजफ्फरपुर में जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो बार एसोसिएशन का हो, चाहे हॉस्पिटल का कंडीशन हो, स्कूल का बिल्डिंग हो, हर क्षेत्र में हम चाह रहे हैं कि कुछ बेहतर हो। न्यूकमर के लिए स्टाइपेंड की बात की गई है, उसको लेकर इसके लिए हम बात करेंगे सरकार में, आगे भी बात करने की जरूरत है, और देखते हैं क्या फिजिबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह यहाँ उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, और आने वाले दिनों में उस पर कुछ अच्छा काल में आपने कहा कि 400 पंखा यहाँ पे लगवाएंगे। हाँ, पंखा लग जाएगा, और सोलर पैनल हम लोग प्रयास करेंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बिहार छात्र संघ के द्वारा आगामी 24 अक्टूबर को राजभवन मार्च किया जाएगा। यह मार्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता और सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाएगा। ये बातें मंगलवार को रामदयालु सिंह संघ के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह ने पत्रकारों को दी। साथ ही कहा कि इस मार्च के माध्यम से बिहार सरकार और राज्यपाल से मांग करेंगे कि वह शिक्षा में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए, जिससे कि राज्य के छात्रों को एक बेहतर और अधिक समृद्ध भविष्य मिल सके। हम लोग आज प्रेस वार्ता इसलिए रखे हैं ताकि हम लोग 24 तारीख को राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर हम लोग राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। राजभवन का मार्च का उद्देश्य है कि 4 वर्षीय बीएड में जो धांधली हो रहा है, इस तरीके का धांधली हो रहा है, उसको लेकर उसमें 2 नियम हम लोग को लगाना है। एक, उसमें ग्रेस मार्क्स को नियमावली किया जाए, जो ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाए बच्चों को, और एक स्पेशल एग्ज़ाम लेने का प्रावधान विश्वविद्यालयों को दिया जाए। दूसरा है हम लोग का, जो आप लोग जानते होंगे कि SC ST और छात्राओं का PG तक पैसा नहीं लेना है, लेकिन फिर भी उसको लेकर पैसा लिया जाता है सारे विश्वविद्यालयों में, तो उसको लेकर हम लोग बंद करवाना चाहते हो। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में राजभवन कार्यालय खुले। बहुत सारा विश्वविद्यालय है जहाँ पे हम लोग विश्वविद्यालय तक आंदोलन करके थक जाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगती है। इसलिए हम लोग का मांग है कि हर एक विश्वविद्यालयों में राजभवन का एक कार्यालय होना सुनिश्चित हो। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव हो। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेज में जितने छात्रावास जो बंद पड़े हैं उसे चालू किया जाए। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में एक समान एकेडमिक कैलेंडर लागू किया जाए। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में डिग्री डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराया जाए। बिहार से बाहर जो भी विश्वविद्यालय है उसमें डिजी लॉकर में आपका डिग्री उपलब्ध है, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय ही नहीं, बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें डिजी लॉकर में आपका जो सर्टिफिकेट है उपलब्ध नहीं है। यही सब मांग को लेकर हम लोग राजभवन मार्च करने का काम कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को पटना विश्वविद्यालय से राजभवन मार्च। कहाँ के छात्र उसमें शामिल होंगे? उसमें पूरे बिहार के छात्र शामिल हो रहे हैं। पहले बार जो बीएड के जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है वो सभी छात्र आ रहे हैं। प्लस में हमारे संगठन टीम से जो भी नालंदा, नवादा, हाजीपुर, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा जो भी छात्र हैं सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए कि जो भी आंदोलन आज तक राजभवन मार्च हुई है वो कोई ना कोई पॉलिटिकली व्यू से होती है। ए पार्टी किया, वो पार्टी किया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई छात्र संगठन राजभवन मार्च करे, छात्रों के हक के लिए मार्च करे, छात्रों के मुद्दा के लिए मार्च करे। और हम लोग छात्रों के हक के लिए मार्च करने जा रहे हैं। पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम छात्र जाएंगे, सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये मांग है? जी, टोटल अपने जो 10-11 जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी का एक चीज़ है, जो भी यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज से अटैच हुआ है, जैसे नया कोर्स बहुत सारा स्टार्ट हुआ है,
4th ईयर BEd और भी कोर्स है बहुत सारा। जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसका अपना मनमाना पैसा लिया जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी तय किया आपको 1 लाख रुपया, चाहे 35,000 चाहे 75,000, उसका दुगुना लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों के अंदर प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ाना रहता है, चाहे और भी नंबर होता है जो उसको कॉलेज को देना पड़ता है। इस डर से बच्चे उसको पैसा देते हैं और वो मनमाना पैसा उछलने का काम करना चाहता है। तो हम लोग यूनिवर्सिटी से बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आंदोलन किए इसके खिलाफ, प्राइवेट कॉलेजों के खिलाफ, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं सुनी। तब हम लोग राजभवन का मार्च करने जा रहे हैं ताकि राजभवन ही इसका कुछ दिशा निर्देश निकाले ऐसे कॉलेजों के खिलाफ। कितने छात्र शामिल होंगे लगभग इसमें? लगभग हम लोग का 5,000 प्लस के जनसंख्या में स्टूडेंट रहेंगे। हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार दीपावली इस वर्ष 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। वहीं धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी। 30 अक्टूबर बुधवार को धन्वंतरि जयंती, नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती मनाई जाएगी। इसकी जानकारी फलित दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के आचार्य पंडित प्रभात मिश्रा ने देते हुए बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को दिन में 11 बजे से हो रही है। त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दिन में 1:05 पर होगा। इसीलिए 29 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जाएगी। इसी दिन लोग धनतेरस की खरीदारी करेंगे। इस बार धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ समय दिन में 11:07 से लेकर 30 नवंबर को 1:05 तक है। 31 अक्टूबर को दिन में 3:12 तक चतुर्दशी तिथि प्रारंभ है। इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि दीपावली का महापर्व सायंकालीन प्रदोष व्यापिनी पर्व है, यह रात में ही मनाई जाती है। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में 31 अक्टूबर दिन गुरुवार के दिन दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। ये जो दीपावली का महापर्व है, इसको लेकर लोगों में जो कन्फ्यूजन है वह व्यापक रूप से फैला हुआ है। तो आपको बता दें कि दीपावली का जो महापर्व है वह 31 को मनाना बेहद शुभ है। चूँकि इसलिए कि कोई भी तिथि सायंकालीन, रात्रिकालीन, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि 31 को क्यों मनाएं, 31 को क्यों मनाएं, 1 को क्यों नहीं मनाएं, अमावस्या तिथि कब आ रही है और कब समाप्त हो रही है, इस पर विशेष चर्चा करने के बाद यह कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि दीपावली 31 को ही क्यों मनाएं। इसका गणितीय जब आप स्थिति समझेंगे तो धनत्रयोदशी 29 को और 30 को नरक चतुर्दशी और धन्वंतरि जयंती भी मनाई जाएगी और हनुमान जयंती भी 30 तारीख को मनाई जाएगी। उसके बाद 31 अक्टूबर को जो है दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। आइए विस्तार से बताते हैं। 29 अक्टूबर मंगलवार को दिन में 11 बजे तक द्वादशी तिथि प्राप्त है। उसके बाद 11 बजे के बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जा रही है, जो 30 अक्टूबर को दिन में 1:05 तक रह रही है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। तो जब 29 अक्टूबर मंगलवार को दिन में 11 बजे के बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जा रही है, तो इस दिन जो है धन त्रयोदशी का महापर्व मनाई जाएगी। और मार्केट में लोग जो है सोना चांदी गहने जेवरात जो भी है वह अपने राशि के अनुसार, सभी राशि वाले अपने राशि के अनुसार खरीदारी कर सकेंगे। वहीं 30 अक्टूबर को दिन में 1:05 से पहले तक भी खरीदारी करने का बेहद शुभ मुहूर्त है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जा रही है, जिसमें हनुमान जयंती और नरक निवारण चतुर्दशी यम के निमित्त दीपदान की जाएगी। और उसके बाद जब हम देखेंगे कि 31 अक्टूबर को दिन में 3:12 तक चतुर्दशी तिथि प्राप्त है। 31 अक्टूबर गुरुवार को दिन में 3:12 तक जो है वह चतुर्दशी तिथि प्राप्त है। उसके बाद अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। तो दीपावली का महापर्व तो दिन में मनाई नहीं जाती है,
यह तो सायंकालीन प्रदोष व्यापनी और निशीथ व्यापनी पर्व है। यह तो रात्रि में ही मनाई जाएगी। दिन में यदि कोई मनाना चाहता है तो वह एक को मना सकता है दीपावली, लेकिन यदि रात्रि और निशीथ व्यापनी यदि देखेंगे तो वह 31 अक्टूबर गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में जो है 31 अक्टूबर गुरुवार को ही जो है दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1 नवंबर को दिन में 5:14 तक अमावस्या तिथि प्राप्त है। इसके बाद जो है प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जा रही है और प्रतिपदा में जो है वह दीपावली मनाई नहीं जाती है। जैसे द्वितीया में जो है द्वितीया तिथि में होली नहीं मनाई जाती है, वह प्रतिपदा तिथि में मनाई जाती है। उसी प्रकार यह अमावस्या तिथि में जो है दीपोत्सव का महापर्व, जिस दिन रात्रिकालीन प्रदोष व्यापनी व्याप्त होगा, मतलब प्राप्त हो जाएगी अमावस्या तिथि, उसी दिन जो है दीपावली का महापर्व मनाने का विधान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 31 अक्टूबर को जो है वृष लग्न 6:28 से लेकर के 8:24 तक रहेगी। तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जो है लक्ष्मी, इंद्र, कुबेर और सरस्वती की पूजा इसी समय की जाती है। और राशि के अनुसार जो जातक हैं वो बहुत जगह राशि के अनुसार अपने राशि के लग्न और राशि में लोग पूजन करते हैं। सिंह लग्न 12:56 से 3:10 तक प्राप्त है, तो लोग 11 बजे के बाद जो है काली पूजन, निश्चित व्यापनी काली पूजन लोग करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और यह जो है अमावस्या तिथि को काली पूजन का विशेष महत्व है और इस दिन तंत्र साधना के लिए भी काफ़ी लोग दीपावली के अवसर पर तंत्र साधना करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 31 अक्टूबर को ही दीपावली का महापर्व मनाई जाएगी। अखंड भारत की कल्पना, आपसी भाईचारा व विश्व मानव कल्याण के लिए 7000 किलोमीटर के पदयात्रा पर निकले युवक का मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचने पर हिंदूवादी नेता वैभव मिश्रा, अधिवक्ता जयवर्धन, अधिवक्ता अनिल कुमार और हिंदूवादी कार्यकर्ता अनिल कुमार ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। साहिबगंज थाना अंतर्गत जगदीशपुर गांव निवासी राजा बाबू ने बताया कि विगत 7 सितंबर को जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम से उनके पदयात्रा की शुरुआत हुई। इसके बाद वह मोतिहारी ढाका होते हुए नेपाल में कंकाली माता, गढ़ी माई, वीरगंज में गहवा माई, हिठौरा में चूड़िया माई, हालपिन में दक्षिण काली माता, काठमांडू में बाबा पशुपतिनाथ व शुकेश्वरी माता, जनकपुर धाम में राम जानकी का दर्शन करने के बाद मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। राजा बाबू ने बताया कि यहां से पटन देवी, कैमूर में मुंडेश्वरी माता, विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी, वाराणसी में काशी विश्वनाथ व विशालाक्षी माता, मैहर में श्रद्धा माई, चित्रकूट व प्रयागराज में श्री रामलला, हरिद्वार में मनसा देवी व चंडी देवी, महादेव का विवाह स्थल त्रियोगी नारायण, पाताल भुवनेश्वर, नैना देवी व चिंतापूर्णी व कटरा, जम्मू कश्मीर से मां वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद यात्रा का समापन होगा। राजा बाबू ने बताया कि यह उनकी तीसरी यात्रा है। पहली यात्रा 16 जनवरी 2023 को वैष्णो देवी का 3000 किलोमीटर का व दूसरी यात्रा 2 दिसंबर 2023 को मुजफ्फरपुर वैष्णो देवी माता मंदिर से जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी की यात्रा समेत 21 शक्तिपीठ का दर्शन कर चुके हैं। यह यात्रा हम शुरू किए हैं माँ जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम से, जो 7 सितंबर को यात्रा मेरी शुरू हुई थी। और ये वहीं से जब हम चले तो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हुआ, क्योंकि नेपाल में भी जाके हम पशुपतिनाथ का दर्शन किए, वीरगंज में गहवा माई का दर्शन किए, गढ़ी माई का दर्शन करते हुए उसके बाद शुकेश्वरी माता का दर्शन किए, जनकपुर में आके जानकी माता का भी दर्शन किए। वहाँ से करके मैं अभी यहाँ मुजफ्फरपुर पहुँचा हूँ, जो कि अभी यहाँ से यात्रा मेरा प्रारंभ होगा। तो जाके हम फिर पटना में पटन देवी का दर्शन करेंगे, कैमूर में मुंडेश्वरी माता का दर्शन करेंगे, मैहर में शारदा माई का दर्शन करेंगे, विंध्यवासिनी का दर्शन करते हुए अयोध्या में आके रामलला का दर्शन करके फिर उसके बाद उत्तराखंड में घुसेंगे, नैना देवी, मनसा देवी, चंडी देवी, ये सब लोग का दर्शन करते हुए
शिव विवाह स्थल त्रियोगी नारायण, उसके बाद में फिर हम धारी माता का दर्शन करते हुए फिर घुसेंगे हम आपको हिमाचल में, और भी देवी माँ का दर्शन करते हुए माँ वैष्णो देवी के दरबार में यात्रा समाप्त करेंगे, जो कि ये 7000 किलोमीटर की पैदल यात्रा होगी। कितना कठिनाइयाँ हो रही है रास्ते में, कोई परेशानी? रास्ता में पब्लिक बहुत अच्छा सपोर्ट की है और आगे भी करते रहेगी, हमें पूरा उम्मीद है, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद और जनता का सपोर्ट से ही सारा यात्रा मेरा होती है। क्योंकि इसके पहले भी जो हमने 2 यात्रा किया था, मुजफ्फरपुर से जम्मू कश्मीर तक पहला यात्रा किया था 16 जनवरी 2023 में, और वो समाप्त हुआ था 8 अप्रैल 2023 में। फिर दूसरा यात्रा मेरा शुरू हुआ था 2 दिसंबर 2023 में, और 26 मार्च को माता रानी के कृपा से वो यात्रा मेरा समाप्त हुआ। फिर इसके बाद जो यात्रा हो गया, ये थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय टाइप का यात्रा हो गया। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, बिहार में रह के भी हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज हमको नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज और झंडा दे करके, अंग वस्त्र दे करके वहाँ का भी लोग बहुत अच्छा सम्मानित किया, और आगे भी ऐसे ही लोग करते रहेंगे, यही हम माता रानी से दुआ करते हैं। पूरा कितना किलोमीटर है और कितना किलोमीटर चल चुके हैं? अभी तक मैं 1200 किलोमीटर में चल चुका हूँ, और आगे भी ऐसा ही करके 7000 प्लस होगा, लेकिन माइनस नहीं होगा। अब वो आगे चलने के बाद पता चलेगा कि कितना बढ़ेगा। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है मेरा, आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण, और इसी आधार पे हमने एक कविता भी लिखा है कि तिरंगा मेरी शान है, माँ मेरी जान है, धर्म बदलना पाप है, मन बदलना नहीं, युवा का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सदैव सबके साथ है। क्या नाम है? मुजफ्फरपुर जिला से एक युवा पद यात्रा पे निकले हुए हैं। पहले भी उन्होंने पद यात्रा किया है। जब हमें ये जानकारी मिला कि एक हिंदू युवा हिंदू धर्म के लिए, अपने मानव कल्याण के लिए, भारत माता के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, तो आज हम सभी हिंदूवादी संगठन के लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और इनका स्वागत किए। काफ़ी दूर से आए हैं? हाँ, काफ़ी दूर से आए हैं, काफ़ी थकान है। फिर यहाँ से इनका यात्रा भी शुरू हो रहा है, अभी काठमांडू से आ रहे हैं ये। बिहार सरकार के खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा बिहार राज्य विद्यालय बैडमिंटन बालिका प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन मुजफ्फरपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम प्रांगण स्थित खेल ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी राकेश कुमार और जिला खेल पदाधिकारी मिथिलेश कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी राकेश कुमार ने खुद बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के 32 जिले के लगभग 350 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। आगामी 25 अक्टूबर को फाइनल खेला जाएगा। इसमें विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल में भाग लेंगे। इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि खिलाड़ी खेल भावना से खेलें और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें। बिहार सरकार लगातार ऐसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। ये बहुत खुशी की बात है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हम लोगों के ज़िले में हो रही है, और बालिका वर्ग में अंडर 14, 17 और 19 जो तीनों कैटेगरीज है उसमें 32 जिलों का पार्टिसिपेशन है। 350 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो आप खिलाड़ियों का उत्साह देख रहे हैं, जो लड़कियां ये आई हैं, इनका उत्साह बहुत काबिले तारीफ़ है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम हम लोगों ने आज आयोजित किया है। और जो खेल की प्रतियोगिता है इसको भी बहुत बढ़िया से हम लोग संपन्न कराएंगे, और इसके बाद फिर नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन होगा। और जो खेल को लेकर के जो बिहार राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर कार्य हो रहा है, उसी कड़ी में एक ये बहुत बड़ा कदम है, और सभी खिलाड़ियों को मैं शुभकामना देता हूँ। सभी लोग बेहतर तरीके से खेलें और खूब आगे बढ़ें अपने खेल के भी क्षेत्र में, अपने करियर के भी क्षेत्र में, ये मेरी शुभकामना है। और जिला खेल पदाधिकारी को मैंने बोला है किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसका प्रॉपर ध्यान रखा जाए। सारी समुचित व्यवस्थाएं हम लोग खिलाड़ियों को उपलब्ध कराएंगे ताकि वो अपने प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर सकें। कब तक चलेगा सर ये खेल? 25 तारीख को मेरे ख्याल से जो है 25 तारीख को समापन है, और हम लोगों का प्रयास है कि जितने भी दिन खिलाड़ी या उनके कोचेज, जो भी प्रशिक्षक जो आए हैं, उनके ऑफिशियल्स, सबको हम लोग बेहतर तरीके से बेहतर सुविधाएं दें ताकि वो जो है अच्छी यादों के साथ यहाँ से अपने अपने ज़िले में वापस जाएं। 32 जिलों से टीमें आई हैं, 350 महिला खिलाड़ी जो लड़कियां हैं उनका पार्टिसिपेशन है, और आप देख रहे हैं सभी बच्चों का जो उत्साह है वो काबिले तारीफ़ है। और हम लोगों का प्रयास है कि इसी खेल भावना के साथ वो लोग खेल में पार्टिसिपेट करें और अपना जो है बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ प्रस्तुत करें। मुजफ्फरपुर के आरबीपीएम कॉलेज में मंगलवार को 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें छात्राओं के लिए शतरंज व वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ वाइस चांसलर ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया, जिसके बाद वाइस चांसलर और जीके मलिक के बीच हेल्दी प्रतियोगिता कराई गई। शतरंज प्रतियोगिता में आरडीएस कॉलेज, एमडीडीएम कॉलेज, एसएनएस कॉलेज और आरबीबीएम कॉलेज ने भाग लिया। प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि शतरंज प्रतियोगिता जहां महाविद्यालय कैंपस में आयोजित की गई है, वहीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता लंगत सिंह महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित की गई थी। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का कुलपति ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया और वॉलीबॉल को फेंक कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्राचार्य ने कहा कि प्रतियोगिता के समापन पर विजयी खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट व मेमोंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। आज बिहार विश्वविद्यालय BRA बिहार विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कैलेंडर के अनुसार महिला चेस और महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय को दी गई है। स्पोर्ट्स सचिव ने आज ही का दिन दिया तो एक प्रतियोगिता चेस की वो हमारे महाविद्यालय के छात्रा सदन में चल रही है और एक प्रतियोगिता आज यहाँ फील्ड में महिला वॉलीबॉल की हो रही है। और इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन हमारे क्रीड़ा सचिव हेमा जी, अभय जी, विनीता जी, नीलू जी के संयोजन में हो रहा है। चेस प्रतियोगिता का उद्घाटन आज जीके मलिक साहब और हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय जी ने फीता काट करके और दोनों के बीच चेस की एक बाजी खेल करके उस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। और यहाँ भी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन कुलपति महोदय ने नारियल तोड़ करके किया और उन्होंने सर्विस भी थ्रो किया और इस तरीके से यहाँ भी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। चेस के लिए 4 कॉलेजेस की टीम आई है, आरडीएस, एमडीडीएम, आरबीबीएम और एसएनएस। और वॉलीबॉल के लिए एसएनएस, एमडीडीएम और आरबीबीएम की टीम खेल रही है। और इस समय ऑफिशियल के रूप में यहाँ पारस जी, महेंद्र जी, निसार जी इत्यादि मौजूद हैं। चेस के लिए राजीव जी, विजय जी, मनीष जी ये ऑफिशियल्स हैं जो अपनी देखरेख में चेस करवा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।